बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 2 है और इसमें हम आज डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कूलम्स लॉ क्या है। इसको लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक भी कहते हैं और याद रखना ये बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है। यहाँ पे एक अपने माइंड में ये रखनी है कि बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है उसका नाम है, ठीक है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो कि बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए हम बेसिक लॉ उसको कहते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कहता है कि व्हाट इज़ कूलम्स लॉ। कहता है इन यूनिवर्स में पाए जाने वाले ये दो जो चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा हमारे पास जो होता है ये, ठीक है, नेगेटिव चार्ज। कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। ठीक है, और इनके दरमियान जो फोर्स पाई जाती है कल, ठीक है, हमने पहले लेक्चर में पढ़ा है इस चीज़ को कि दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है उसको हम कहते हैं, ठीक है, अगर वो सेम चार्जेस है तो रिपल्सिव फोर्स है और अगर अपोजिट चार्जेस है तो अट्रैक्टिव फोर्स। तो कहता है इन द यूनिवर्स के अंदर पाए जाने वाले टू डिफरेंट स्पीशीज़ के चार्जेस जो है उनके ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है, ठीक है, वो डिपेंड करती है, ठीक है, किसके, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के, एंड इनवर्स डिपेंड करती है स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम के। मींस कि यूनिवर्स के अंदर कूलम्स ने ये बात बताई थी कि आपके पास जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन है ये Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनके दरमियान पाए जाने वाले डिस्टेंस के स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको कहते हैं हमारे पास ये मैथमेटिकल फॉर्म है। ऐसे अगर हम कंबाइन करें तो हम इसको लिखते हैं F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्केयर। व्हाट इज के? कहता है के इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू जो होती है 9 × 10⁻⁹ यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और इसी के की दूसरी वैल्यू हमारे पास होती है के इज इक्वल टू 1/4πε0। और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो होता है इसकी वैल्यू होती है 8.85 10⁻⁻12। ठीक है, और इसकी यूनिट होती है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक होगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास जो यूनिट होती है ये किसकी होती है। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम नेक्स्ट में हम जाएं, ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये चीज़ें दोनों हमने डिफाइन कर ली। तो कहता है आपके पास जो है ये व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट, कहता है इट इज़ अ परमेबिलिटी, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब कहता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होती है। मींस कि ये दो चार्जेस हैं Q और Q2, ठीक है, इनके दरमियान ये जो स्पेस पाई जाती है, ठीक है, ये जो स्पेस है एक्चुअली ये एयर होती है। क्या होती है? तो ये जो स्पेस का जो कांस्टेंट है यहाँ पे इसको परमिटिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? और ये जो परमिटिविटी होती है एक्चुअली इट इज़, ठीक है, हमारे पास जो है क्या है, मीडियम या, ठीक है, स्पेस बिटवीन टू पॉइंट चार्ज। ये दो पॉइंट चार्ज में स्पेस और मीडियम होता है। ठीक हो गया, और इसकी जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है, आपके सामने लिखी हुई है। एमसीक्यूज में यूनिट और वैल्यूज दोनों पूछी जाती हैं इसकी। क्लियर हो गया? अब उसके बाद यहाँ पे हम, ठीक है, अगर इसकी स्टेटमेंट लिखना चाहें कूलम्स लॉ की तो हम स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे उसको हम नीचे लिखते हैं। तो स्टेटमेंट इसकी हमारे पास क्या आ गई, दी म्यूचुअल फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is directly proportional
टू दी प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कूलम्स लॉ की अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो कहता है द म्यूचुअल फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस भी लिख सकते हैं आप, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ कूलम्स लॉ। अब हम देखें अगर इस कूलम्स लॉ के अंदर हमने एक फार्मूला लिखा था F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, या हम इसको ऐसे भी लिखते हैं F इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ये दोनों फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। अब इसमें कहता है कि इफ़ हम R को डबल कर दें, R को क्या करें, डबल करें, तो देन F पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो फार्मूले में देख लें F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R को डबल करते हैं तो F प्राइम लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, इनटू 2R का होल स्क्वायर। अगर आप गौर से देखें तो F इज इक्वल टू 1/4 इनटू के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, मीन्स कि F प्राइम जो आ गई है वो 1/4 ऑफ F है। कहने का मतलब स्क्वायर को डबल करने से जो हमारे पास फोर्स की वैल्यू होती है वो 4th टाइम कम हो जाती है। फोर्स की वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है, कितने टाइम, ठीक है, फोर्स की वैल्यू 4th टाइम कम होती है अगर हम स्क्वायर को डबल करेंगे, ठीक है, डिस्टेंस को जो आपका उसका डिस्टेंस उसको डबल करेंगे। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल मैं Q1 और Q2 को डबल करता हूँ, Q1 मेरे पास जो है 1 कूलम है और Q2 मेरे पास 3 कूलम हो जाता है, तो इनमें से दोनों में से कौन सा चार्ज जो है दूसरे के ऊपर फोर्स ज़्यादा लगाएगा, क्या 1 कूलम वाला चार्ज जो है वो फोर्स ज़्यादा लगाएगा, 1 कूलम की फोर्स ग्रेटर होगी, या फिर हमारे पास Q2 मीन 3 कूलम की फोर्स क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो यहाँ पे आपने बात याद रखनी है, इट इज़ अ म्यूचुअल फोर्स, और जो म्यूचुअल फोर्स होती है वो दोनों चार्जेस के ऊपर जो लगती है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये नहीं है कि जो 3 वाला है वो ज़्यादा लगाएगा और जो 1 वाला है वो कम लगाएगा, नहीं, दोनों फोर्स एक दूसरे पे इक्वल लगाएंगे, ये जहन में रखना है। तो इसलिए ये चीज़ है कि आप प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के मैग्नीट्यूड को चेंज करते जाएंगे तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट म्यूचुअल पे नहीं पड़ेगा, जितना एक लगाएगा उतना ही रिवर्स पे लगेगी। ये नहीं है कि एक कम लगाएगा तो दूसरा ज़्यादा लगाएगा। क्लियर हो गया। तो ये तो हमारे पास कूलम्स लॉ की हमारे पास एक डेफिनेशंस थी, और डेफिनेशंस के बाद हमारे पास जो है कूलम्स लॉ के अंदर हमने उसकी क्या देखी कि अगर हम फोर्स को या डिस्टेंस को चेंज करें तो उसका हमारे पास क्या इफेक्ट क्या नज़र आता है। अब हम नेक्स्ट में इसमें जाते हैं कि हमारे पास क्या हम कूलम्स लॉ को थर्ड लॉ ऑफ मोशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। और तो अभी हमने कहा कि दैट इज़, ठीक है, एक कूलम्स लॉ क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का ऐसा लॉ है जिसमें म्यूचुअल फोर्स है, एक दूसरे पे लगाता है और दूसरे पहले पे लगाता है। इसका मतलब एक्शन एंड रिएक्शन दोनों यहाँ पे मौजूद है, और जिस जगह पे एक्शन और रिएक्शन होंगे तो वहाँ पे थर्ड लॉ फिर प्रेजेंट होगा। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे अब हम थर्ड लॉ पे जाने के लिए तैयार है, रेडी है, तो उसके ऊपर जाते हैं हम और उसका यहाँ पे बिहेवियर देखते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि इज कूलम लॉ कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इसके आंसर में हम क्या लिखते हैं कि यस। और कैसे, कि देखिए हमने कहा एक चार्ज मेरे पास ये Q1 है, दूसरा चार्ज मेरे पास ये क्या है Q2 है, ये फोर्स इस पे लगाता है, तो ये आपके पास जो है F, ठीक है, क्या होती है 2 पे 1 फोर्स लगा रहा है जो कि बराबर है K Q1 Q2 ओवर R, ठीक है,
1 स्क्वायर के, 2 के ऊपर 1 लगा रहा है। और इसी तरह जब ये म्यूचुअल फोर्स है ये वापस इस पे लगाता है तो अब ठीक है क्या है F1 to 1 पे 2 लगा रहा है और वो किसके बराबर है KQ1 Q2 ओवर R12 स्क्वायर। ठीक है, ये 1 और ये 2। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल, F12 इज इक्वल टू F21 बट अपोजिट इन डायरेक्शन, नेगेटिव साइन आता है। दोनों की वैल्यूज को अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या है, F12 की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगी KQ1 Q2 ओवर R12 स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस KQ1 Q2 ओवर R21 स्क्वायर। ये देखें एक जैसे हैं, इनको साइड पे कर दें तो देन आपके पास क्या जाता है R12 स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, R21 स्क्वायर। अगर स्क्वायर को ख़त्म कर दें तो हम ये भी लिख सकते हैं R12 इज इक्वल टू माइनस R21। इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये नेगेटिव साइन हमें शो कर रहा है कि बोथ हमारे पास जो लॉ है, ठीक है, ये बोथ जो चार्जेस हैं एक दूसरे पे म्यूचुअल फोर्स लगा रहे होते हैं इक्वल, ठीक है, मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन होती है। और ये इसका मतलब ये हो गया कि न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल ऑन, ठीक है, कूलम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के, कूलम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऊपर न्यूटन का तीसरा कानून, ठीक है, क्या करता है, होल्ड करता है। अब इसके बाद हमारे पास जब ये कहता है ये दो चीज़ें हो गई तो फिर हमारे पास एक चीज़ कहता है कि व्हाट इज़, ठीक है, परमिटिविटी तो हमने कह दी फ्री स्पेस होती है, बट कहता है व्हाट इज़ रिलेटिव परमिटिविटी। अब रिलेटिव की बात करता है यहाँ पे, हम उस पर भी जाते हैं। कहता है व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी। हमने कहा कि हमारे पास ये एक चार्ज है Q1, दूसरा हमने कहा ये एक चार्ज है Q2, दरम्यान में कोई भी चीज़ नहीं थी, तो स्पेस थी, उसको हमने कहा था ये ठीक है, परमिटिविटी है। बट अगर इन दो चार्जेस के दरम्यान में मैं कोई मीडियम रख देता हूँ, ठीक है, देन इसकी फोर्स इस पर लगती है, इसकी इस पर लगती है, मैंने इसके दरम्यान में एक क्या रखा, मीडियम रखा। जैसे ही मैंने मीडियम रखा तो इस फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट होगा उसको हम यहाँ पे देखना चाहते हैं। तो अगर हम दो चार्जेस के दरमियान, ठीक है, ये दोनों चार्जेस हैं, अगर इन दोनों चार्जेस के दरमियान इंसुलेटिंग मटेरियल रखेंगे, कौन सा, इंसुलेटर रखेंगे, देन इंसुलेटर मटेरियल इन दोनों की चार्ज की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करेगा, यहाँ पे इफेक्ट करेगा। अगर इफेक्ट करेगा तो वहाँ पे वो कहता है कि यहाँ पे फिर एक नई चीज़ आती है आर, ठीक है, ER मीन रिलेटिव परमिटिविटी। अब रिलेटिव परमिटिविटी ये होती है कि द रेशियो ऑफ फोर्स, ठीक है, विद मीडियम टू विदाउट मीडियम, कि जो हमने फोर्स विद मीडियम के साथ देखी थी और विदाउट मीडियम के साथ अगर इन दोनों की रेशो लेंगे तो इसको कहते हैं दैट इज़ अ रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी ये चीज़ होती है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में हम कैपेसिटर का नाम ले लेते हैं और रिलेटिव परमिटिविटी में हम सिंपल एप्सिलॉन R को यहाँ पे डिफाइन कर रहे होते हैं। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर देखें तो इसकी यूनिट क्या होगी, तो आप याद रखना कि रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है ये यूनिट लेस होती है। क्या होती है, यूनिट लेस है, क्योंकि ये दो फोर्सेस की रेशियो और जो सेम क्वांटिटी की रेशियो होती है वो यूनिट लेस होती है। तीसरी बात, अगर मैंने कहा ये इंसुलेटर है तो फिर तो इफेक्ट करेगा। अगर ये हमारे पास कंडक्टर रख दिया यहाँ पे, ठीक है, दरम्यान में कोई मटेरियल रखा वो कंडक्टर है, तो देन वो कंडक्टर क्या करेगा, आपको अच्छी तरह पता है कंडक्टर जब होता है तो कंडक्टर को जब भी मटेरियल के दरम्यान में रखेंगे, ठीक है, तो वो इसके अंदर जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी, जब चार्ज इसमें से गुजरेगा, ठीक है, तो ये पोलराइज हो जाएगा और जब ये पोलराइज होगा तो ये इसको इफेक्ट क्या करेगा यहाँ पे, ठीक है, इसको यहाँ पे फोर्स के ऊपर इफेक्ट कोई डिफरेंट करेगा। इसका मतलब इंसुलेटर मटेरियल का डिफरेंट इफेक्ट होगा और अगर यहाँ पे मेटल रखी तो उसका इफेक्ट डिफरेंट होगा। और मेटल का इफेक्ट ये होगा कि वहाँ पे ये फोर्स, ठीक है, मींस उसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट, ठीक है, नहीं होगी एज़ कम्पेयर टू रिलेटिव परमिटिविटी। और रिलेटिव परमिटिविटी में सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होती है वो हमारे पास किसकी है, ठीक है, तो वो याद रखना है कि हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी सबसे ज़्यादा वैल्यू हमारे पास H2O की है जो 78.5 है या 7 है, ठीक है, वो आपने याद रखनी है, ठीक है। और इसी तरह आपके पास एयर के लिए 0.0001 और वैक्यूम के लिए 0.0000 है। तो ये चीज़ें, ये वैल्यू आपके पास टेबल भी बना हुआ है, इनको आपने याद रखना है। क्लियर हो गया? तो ये तो हमारे पास था कि हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी क्या है और इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दें या इसकी हम डेफिनेशन करें। तो अब हम यहाँ पे लास्ट पे इसकी डेफिनेशन करते हैं, ठीक है। द रेशियो ऑफ
ठीक है, रेशो ऑफ फोर्स विद मीडियम टू विदाउट मीडियम is called relative permittivity। ठीक है, तो अब आपको याद हो जाएगा और समझ भी आ जाएगी कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या है। ये क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पेपर में आता है। तो रिलेटिव परमिटिविटी वो परमिटिविटी है जो कि दो फोर्सेस की रेशो होती है, बट वो दो फोर्सेस में एक फोर्स जो होती है विद मीडियम होती है और एक फोर्स विद आउट मीडियम होती है। और विद मीडियम जो होता है वो इंसुलेटिंग मटीरियल होता है, और वो इंसुलेटिंग मटीरियल कौन सा है, तो आपके पास मीका भी हो सकता है, वो कापर भी हो सकती है, वो आपके पास, ठीक है, वो आपके पास क्या है, लकड़ भी, वुड भी हो सकती है, वो आपके पास रबड़ भी हो सकती है, कुछ भी चीज़ हो सकती है मटेरियल के अंदर। ठीक हो गया, तो ये चीज़ें आपने यहाँ पे माइंड में रखनी है। तो ये था हमारे पास नेक्स्ट सेकंड लेक्चर जिसको हमने यहाँ पे देखा, वो कूलम्स लॉ के ऊपर। अब यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल कहता है कि आपको ब्रीफनेस की या हिस्ट्री ऑफ कूलम लॉ के बारे में पता होना चाहिए, तो याद रखना ये कूलम्स जो था दैट इज इंस्पायर फ्रॉम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि कूलम जो है वो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से इंस्पायर था। तो ये आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एमटी कैट के पेपर में कि कूलम्स लॉ डिटेक्टेड फ्रॉम, तो ये कूलम्स लॉ जो है एक्चुअली, ठीक है, न्यूटन लॉ की क्या है, या न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है। कि न्यूटन लॉ, ठीक है, ग्रेविटेशन जो मैक्रोस्कोपिक मीन वो बिग पार्टिकल को एक्सप्लेन करता है, और कूलम्स लॉ माइक्रोस्कोपिक मीन स्मॉल पार्टिकल को एक्सप्लेन करता है। इसका मतलब कूलम इज इंस्पायर फ्रॉम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन से ठीक है इंस्पायर था। और जब उस पर इंस्पायर था तो देन फिर उसने उसकी बात को कि उसने कहा कि अगर बिग पार्टिकल्स के अंदर ये फोर्स होती है तो स्मॉल पार्टिकल के अंदर क्यों नहीं होती। और यहाँ पे ये भी याद रखना है, यहाँ पे ये जो लॉज जितने भी हैं ये यूनिवर्सल लॉ है, और यूनिवर्सल लॉ होते हैं उस इनवर्स स्केयर लॉ को होल्ड करते हैं। और ये भी याद रखना है इनवर्स स्केयर लॉ क्या है, तो इनवर्स स्केयर लॉ डिस्टेंस डिपेंडेंट लॉ है, कि डिस्टेंस को चेंज करेंगे तो उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन पे क्या होगा, फर्क पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है, दैट इज़ अ जनरली। और ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, और वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, ठीक है, उसमें हम देखेंगे कि व्हाट आर द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, या व्हाट आर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, एंड व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, एंड विच साइंटिस्ट एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, एंड व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ फील्ड ऑफ लाइंस, एंड यहाँ पे ये भी देखना है कि फील्ड ऑफ लाइंस की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ठीक है, तो ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ठीक है, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो उसको सब्सक्राइब करें नेक्स्ट लेक्चर, ताकि आपको टाइम पे मिल सके। ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक।